हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीएस स्टडी पॉइंट। आज हम लाइट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, कोशिश क्या कर रहे हैं मतलब करेंगे, अच्छे खासे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन देखिए, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द कॉन्वेक्स लेंस शुड अ ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड टू गेट एन इमेज ऑफ सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन। ये 2024 का PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो ध्यान से समझेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन इन्होंने पूछा है कि भाई ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दिया जाए, कॉन्वेक्स लेंस से कितनी दूरी पर रख दिया जाए कि जितनी ऑब्जेक्ट की साइज है उतनी ही इमेज की भी साइज हो। तो आपको पता होता है कि फोकल लेंथ के दोगुने दूरी पर अगर रख दिया जाए, तो जो कि अगर मिरर की बात करें तो इसमें हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, लेंस में हम 2f बोलते हैं। तो एट 2f ना, एट 2f मतलब ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। तो देखिए इसमें कहाँ दिया हुआ है ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, तो एट ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। कह रहा है एक ऑब्जेक्ट है, इट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय द मिरर। बहुत आसान क्वेश्चन, ध्यान से देखेंगे बच्चा, बहुत प्यार से समझ में आएगा। आइए देखें इस सवाल को। कॉन्वेक्स लेंस की बात करता है तो यानी कि आपको पता है कि बल्ज्ड पार्ट में पॉलिश्ड सरफेस है। ठीक है, अब उसके बाद क्या कहा कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द फोकल लेंथ। तो फोकस तो तुम्हें पता है भाई कि फोकस इस साइड आएगा, ऑब्जेक्ट कहीं इधर रखा हुआ है 10 सेंटीमीटर पर, आपको समझ आ रहा होगा। और पोजीशन ऑफ इमेज पूछ रहा है तो ध्यान से देखेंगे तो ऐसे जाएगा, ये वाली चीज ऐसे जाएगी, और ऐसा लगेगा कि ये फोकस से जा रही है तो इस तरीके से डाइवर्ज हो जाएगी। आपको पता है ये बात। तो एक बात क्लियर है कि यहाँ पर u जो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वो नेगेटिव में होगा और फोकल लेंथ किस में होगा, पॉजिटिव में होगा। तो यहाँ पर आप देखिए गिवन डेटा, सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन डेटा। तो यहाँ से बच्चा गिवन डेटा देख लेते हैं। सबसे पहले गिवन डेटा क्या दिया हुआ है, u की वैल्यू माइनस का 10 सेंटीमीटर और f की वैल्यू प्लस का 15 सेंटीमीटर। इसमें कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। और आपसे पूछा क्या गया है आपसे पूछा गया है बेटा पोजीशन। तो पोजीशन मतलब v की वैल्यू बतानी है। अब मिरर फार्मूला आप जानते हो ना, बाय मिरर फार्मूला, बाय मिरर फार्मूला क्या होता है, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। तो 1/v निकालना है तो क्या हो जाएगा, 1/v इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। अब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, f की वैल्यू 1/15 माइनस 1/u की वैल्यू माइनस का 10। इस चीज को सॉल्व करेंगे तो 1/15 और माइनस माइनस ये देखो प्लस आ जाएगा, 1/10 आ जाएगा। 10 और 15 का एलसीएम बच्चा होता है 30। 15 2 जा 30, 10 3 जा 30। तो यानी कि 5/30, इसको अगर हमने कैंसिल आउट किया 1/6, और v की वैल्यू आ जाएगी बच्चा, उल्टा कर देंगे 6 सेंटीमीटर। बहुत प्यार से वैल्यू आ गई। पोजीशन ऑफ इमेज आप समझ पा रहे हो कि 6 सेंटीमीटर आएगी। चलते हैं आगे की तरफ। इस सवाल में देखिए ये सोर्स केस बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है स्टडी द डेटा गिवन बिलो एंड शोइंग द फोकल लेंथ ऑफ 3 कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर है, याद रहे, कन्वर्जिंग मिरर। ए बी और सी दिया हुआ है और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ मिरर, मतलब ये यू की वैल्यू दी हुई है, ये एफ की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, अब ध्यान से समझिए, ये केस 1 2 3 दिया हुआ है बच्चा। इसमें पूछ रहा है इन विच वन ऑफ द एबव केसेज द मिरर विल फॉर्म अ डिमिनिश्ड इमेज। डिमिनिश्ड इमेज कॉनकेव मिरर में कब बनता है, जब ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर रख दिया जाए। अब आप समझिए ध्यान से, केस 1, ये 20 सेंटीमीटर इसका क्या है बच्चा, फोकल लेंथ है। इसके दो गुने पर क्या होगा, इसके दो गुने पे सेंटर ऑफ कर्वेचर आएगा, तो दो गुने पे सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी 40 सेंटीमीटर। समझिए केस 1 को समझिए, एफ की वैल्यू 20 सेंटीमीटर तो सी की वैल्यू 40 सेंटीमीटर, हाँ कि ना, 40 सेंटीमीटर। इस 40 सेंटीमीटर के बाद रखा हुआ है तभी तो 45 है ये। तो यानी कि इस केस में क्या बनेगी, इमेज डिमिनिश्ड बनेगी कि नहीं बनेगी, क्योंकि आपको केस या आप रे डायग्राम अगर बनाए हो तो आपको याद होगा कि ये केस है भाई कि अगर ऑब्जेक्ट व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर देन द इमेज फॉर्म्ड विल बी डिमिनिश्ड देन द ऑब्जेक्ट
दूसरा देखो क्या कह रहा है बच्चा, लिस्ट टू प्रॉपर्टी ऑफ इमेज फॉर्म्ड इन केस टू। चलो भाई केस टू में देखो, अब फोकल लेंथ कितना है 15 और इमेज कितने पे बन रही है 30। अब यानी कि अगर यहाँ पर देखा जाए तो इमेज बच्चा बन रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जब इमेज बनती है और ऑब्जेक्ट किस पे रखा हुआ है, सॉरी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। केस टू देखिए बच्चा, केस टू में ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी कि यू की जो वैल्यू है वो कितनी है 30 सेंटीमीटर और फोकस कितना है, फोकस 15 सेंटीमीटर पे रखा है। जब ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख दोगे तो इमेज भी कहाँ बनता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, क्योंकि देखो ये 15 फोकस है तो 2 इंटू एफ क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब ऑब्जेक्ट रखोगे तो इमेज भी कहाँ बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगी। अब जब इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगी तो साइज उसका क्या होगा, इक्वल होगा। तो इसके दो प्रॉपर्टी क्या क्या हो जाएंगे बच्चा, ध्यान से देखेंगे। पहली प्रॉपर्टी, इमेज कहाँ बनेगा, इमेज फॉर्म्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। और दूसरा साइज ऑफ इमेज या हाइट ऑफ इमेज इक्वल होगा साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ठीक है बच्चा। फिर अगला क्या कह रहा, व्हाट इज द नेचर एंड साइज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय मिरर सी। अब देखो इसका नेचर कैसे बताया जाएगा, इसमें देखिए बेटा क्या दिया है, फोकस कितना है 30 और ऑब्जेक्ट को रख दिया 20 पर। इसका सीधा मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट जो है फोकस और पोल के बीच में है। साफ समझ में आ रहा है कि नहीं। देखो यहाँ पे ध्यान से समझो, फोकल लेंथ तो 30 है, मतलब अब ध्यान से समझना है कि इस तरीके का हिसाब किताब है। फोकल लेंथ तुम्हारा कितना है 30 है बच्चा, और ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दिया 20 पे रख दिया है। तो यानी कि ये फोकस और पोल के बीच में आ गया। फोकस और पोल पे तो आपको पता होगा कुछ इस तरीके की इमेज बनती है पीछे जाके, ये कहानी याद आ रही है। तो यानी कि ये थोड़ा सा समझने वाली बात है कि ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ये रे डायग्राम भी बना दिया हम लोगों ने, थोड़ा सा रफ डायग्राम है लेकिन आप बना लोगे पूरा। तो ऑब्जेक्ट इज बिटवीन फोकस एंड पोल, हियर ऑब्जेक्ट इज बिटवीन फोकस एंड पोल। अब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में है, देन इमेज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, कहा, बिहाइंड द मिरर। और साथ में वर्चुअल भी होगा, इरेक्ट भी होगा और मैग्निफाइड भी होगा, हाँ कि ना। ये सारी प्रॉपर्टी आप जानते हो, बहुत प्यार से जानते हो। अगला सवाल देखो, एक ऑब्जेक्ट है, इट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल ऑफ कॉनकेव मिरर, अब फोकल लेंथ इतना दिया हुआ है, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज इन दिस केस। आप बड़े आराम से इस सवाल को कर सकते हो, मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। यू की वैल्यू कितनी है, देखो यहाँ पे कॉनकेव मिरर है, तो कॉनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव, फोकल लेंथ भी नेगेटिव, फोकल लेंथ भी क्या होगा, नेगेटिव। तो यानी कि यू की वैल्यू बच्चा क्या है यहाँ पे 18, तो हम क्या लेंगे माइनस का 18। और यहाँ पे एफ की वैल्यू क्या है बेटा 12, तो क्या लेंगे माइनस का 12, ठीक है। तो यहाँ से हमको निकालना है, तो 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, यही तो होता है। तो 1/v इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/f, और ये क्या हो जाएगा माइनस का 1/u, ठीक है। अब यहाँ से देखा हमने तो f की जगह पर क्या आएगा, माइनस में है ना, तो माइनस का 1/12 होगा, और यहाँ माइनस लगा दिया। और u की जगह पे क्या होगा, देखो u की वैल्यू तो आपको पता है, u की वैल्यू कितनी है भाई बताइए, u की वैल्यू माइनस का 18 है, तो क्या हो जाएगा माइनस का 1/18 माइनस में, तो क्या आ जाएगा 1/12 माइनस का और प्लस 1/18 हो जाएगा। तो यानी कि आंसर कितना आएगा 36, और ये 12 और 18 का 36 हो जाएगा एलसीएम, और ये माइनस का 3 हो जाएगा और प्लस का 2 हो जाएगा। तो इस चीज को थोड़ा सा सॉल्व किया जाए, तो ये आ जाता है माइनस का 1/36, या हम इस चीज को लिख सकते हैं 1/v इक्वल टू माइनस का 1/36। इसका मतलब क्या है, v इक्वल टू माइनस का 36 सेंटीमीटर पर बनेगा। चले, अब यहाँ पर सवाल दिया हुआ है, ध्यान से समझेंगे क्या दिया हुआ है। पहला सवाल ये दिया हुआ है बच्चा, स्टेट टू लॉज ऑफ
रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में बात हो रहा है। तो पहला तो आपको पता है इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंस all lie on same plane। ठीक है। और दूसरा पॉइंट ध्यान से समझे, दूसरा पॉइंट क्या होगा बच्चा? दूसरा पॉइंट होता है कि रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। एन इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन आई अपॉन में साइन आर। एन इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चा? साइन आई अपॉन में साइन आर। और इसी चीज को हम स्नेल्स लॉ के नाम से भी जानते हैं। आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए। इस चीज को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। ठीक है ना। इसी चीज को साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू क्या होता है? एक कांस्टेंट के बराबर होता है। दैट कांस्टेंट इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अच्छा, अब बी पर आ जाते हैं। अगला सवाल क्या है इनका? ध्यान से देखिए, आपको आंसर राइटिंग सीखनी है। डिफाइन द टर्म एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोगों को डिफाइन करना है। ठीक है। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ और नहीं है बच्चा, ध्यान से समझना। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, इज द रेशियो ऑफ इंडेक्स इक्वल टू, बेसिकली इट इज द रेशियो ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वैक्यूम अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वैक्यूम अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल। तो यहाँ पर एन वी लिख देता हूं, अपॉन में एन एम लिख देता हूं, ये समझ लीजिए। या इसी चीज को लिख सकते हैं वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ लाइट इसको ऐसे ही याद रखा जाए तो ज्यादा अच्छा है। इसको हटा दो, ठीक है, ऐसे याद करो। सॉरी, हाँ जी, इसको ऐसे याद करो। वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, सॉरी इन वैक्यूम, इन वैक्यूम अपॉन में वेलोसिटी ऑफ, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन medium। Here absolute refractive index is denoted by nm equal to velocity of light in vacuum, basically c, which is equal to 3 into 10 की power 8 and this is v। तो ये फार्मूला बनता है, इस चीज को आप समझ लें। बेसिकली एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में जब कभी भी बात करेंगे तो मीडियम वन जो होगा वो क्या होगा? मीडियम वन होगा, आप याद रखिएगा, वैक्यूम का होगा। चलिए, अब इसमें अगला सवाल भी है कि भाई अगर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 1.5, ठीक है, और एक लाइट है, मतलब सॉरी रे ऑफ लाइट है जो वैक्यूम से ग्लास में आती है, ठीक है, तो वैक्यूम से ग्लास में आ गई और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है और स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम 3 इंटू 10 की पावर 8 है। तो आपको स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास बतानी है। तो बहुत टेंशन की बात है नहीं, बहुत टेंशन की कोई बात नहीं है। क्यों? क्योंकि बस इसमें वैल्यू ही तो पुट करना है, इसको वीएम लिख दो। तो एनएम कितना दिया हुआ है? 1.5, ठीक है, और 3 इंटू 10 की पावर 8 दिया ही हुआ है, अपॉन में ये वी पूछ रहा है। तो यानी कि ये चीज इधर आएगी तो 1.5 क्या आ जाएगा डिवाइड में? तो क्या आएगा? 3 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन में 1.5, बेसिकली ये कट जाएगा दो बार में। तो आंसर आएगा 2 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी होगी, है ना, वेलोसिटी इन ग्लास। बेसिकली ये क्या है? वेलोसिटी इन ग्लास।
ये बात आप समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है, सवाल को बहुत ध्यान से समझेंगे तो मजा आएगा। कह रहा है द फिनोमिना ऑफ लाइट इन्वॉल्व्ड इन फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। अच्छा, रेनबो के बारे में जब आप पढ़ते हैं तो आपको एक बात बहुत प्यार से समझ में आती होगी कि भाई होता क्या है, क्योंकि ये रेयरर मीडियम हो जाता है और ये डेंसर मीडियम हो जाता है। तो कोई रे ऑफ लाइट आती है, यहाँ पर नॉर्मल बनाती है और वो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करती है। पहला काम क्या हुआ, रिफ्रैक्शन। तो हम लोगों को एक प्रोसेस दिखती है रिफ्रैक्शन, और साथ में डिस्पर्जन, स्प्लिटिंग होने लगी लाइट की, है ना। और फिर इस डिस्पर्जन हुआ और इस पॉइंट से इंटरनली रिफ्लेक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या हो रहा है, इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल नहीं बोल सकते क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा सरफेस नहीं है जिसके पीछे जैसे एक साइड शाइनी हो और दूसरी साइड क्या हो, पॉलिश्ड हो। ऐसा तो कुछ है नहीं, तो वाटर है। तो यानी कि इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा। बहुत लोग गलत करते हैं। और यहाँ से फिर अवे फ्रॉम नॉर्मल निकल गई। तो ये जो कहानी है, तो रिफ्रैक्शन एक बार यहाँ हुआ, एक बार यहाँ हुआ, फिर डिस्पर्जन हुआ इन दोनों के दौरान, और फिर यहाँ इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ। तो डिस्पर्जन, रिफ्रैक्शन, इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी लास्ट ऑप्शन हमारा सही जवाब है। चलते हैं आगे की तरफ, ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन हैं। कह रहा है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास एंड वाटर। हाँ जी, देखते हैं। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास और वाटर का दिया हुआ है। तो ग्लास का दिया हुआ है 3/2 और वाटर का दिया हुआ है 4/3। ठीक है। इफ स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, मतलब वीजी दिया हुआ है, वीजी इक्वल टू कितना दिया हुआ है, वीजी दिया हुआ है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके। अब यहां से देखना है आपको एनजी इक्वल टू होता क्या है, तो एनजी इक्वल टू वेलोसिटी इन एयर, यानी कि वेलोसिटी इन वैक्यूम। तो हम वेलोसिटी इन वैक्यूम को सी से रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए, और अपॉन में वेलोसिटी इन ग्लास, वेलोसिटी इन ग्लास दैट इज 2 × 10⁸। अब एनजी देखिए बच्चा, यहाँ पे क्या दिया हुआ, 3/2 इक्वल टू सी अपॉन में 2 × 10⁸ दिया। ठीक है। अब ये वाली चीज इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो यहाँ से सी क्या निकलेगा, तो सी निकलेगा 3/2 × 2 × 10⁸। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर आता है 3 × 10⁸, दैट इज वेलोसिटी इन एयर या वेलोसिटी इन वैक्यूम, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ये बात क्लियर होगी। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर अगर हमको निकालना है, तो स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर बहुत आराम से निकल जाएगा। एन डब्ल्यू इक्वल टू क्या होगा, आप ध्यान से समझेंगे। एन डब्ल्यू इक्वल टू सी अपॉन में वी डब्ल्यू, यही तो होगा। अब एन डब्ल्यू की वैल्यू हमें पता है 4/3 अपॉन, सॉरी 4/3 इक्वल टू, इसकी वैल्यू हमें पता है 3 × 10⁸ अपॉन में वी डब्ल्यू। ठीक है। तो ये वी डब्ल्यू इधर चला जाएगा और ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा रहे हैं, तो यानी कि 4 VW इक्वल टू क्या आ जाएगा, 9 × 10⁸। तो VW इक्वल टू क्या आ जाएगा, 9/4 × 10⁸। दैट इज द परफेक्ट आंसर। क्लियर हो रही है, आप समझ पा रहे हो। तो इस तरीके से ये आंसर इनका सही होगा, 9/4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। How will the image formed by convex lens be affected if the upper half of lens is wrapped with black paper? तो ध्यान से समझना कि अगर लेंस का आधा पार्ट अगर रैप भी कर दिया जाए तो इमेज पूरी ही बनती है, याद रखना। क्या अंतर आएगा, सिर्फ उसकी इंटेंसिटी या ब्राइटनेस कम हो जाती है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ, द ब्राइटनेस ऑफ इमेज विल रिड्यूस, और कुछ नहीं होगा। ठीक है। Draw a ray diagram to show the path of refracted ray in each of the following case. Ray of light incident on a concave lens. तो देखिए ध्यान से, आपको रे डायग्राम बनाना, हम आशा करते हैं कि आप बना लेंगे। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, तो आपको पता है कि अगर कॉनकेव लेंस दिया हुआ है, कॉनकेव लेंस इस तरीके से बना लीजिए। ठीक है। और ये इसकी क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है।
अब ध्यान से समझना है आपको, इन्होंने क्या बोला है कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, अगर कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है, मान लो ये इसका ऑप्टिकल एक्सिस है, कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है तो वो फोकस से जाती भी दिखेगी, लेकिन ये तो रिफ्रैक्ट करेगी, लेकिन वो किधर से जाती हुई दिखेगी, फोकस से जाती हुई दिखेगी। ये पहला केस, ठीक है ना। दूसरा इसी का जस्ट उल्टा है ना, तो ये इस चीज को आप कर पाओगे। अगला देखो, कह रहा है 4 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, एंड डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस कितना दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन एंड साइड। देखिए ध्यान से, सबसे पहला नंबर कॉन्वेक्स लेंस की बात हो रही है, तो लेंस फार्मूला लगेगा इसमें। क्या लगेगा? लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला होता क्या है भाई? तो लेंस फार्मूला होता है 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, ये तो होता है। अब यहाँ पर सबसे पहला नंबर कॉन्वेक्स लेंस की बात करी है, अच्छी बात है भाई, कॉन्वेक्स लेंस। अब क्या कह रहा है, फोकल लेंथ कितनी है 24 सेंटीमीटर, तो आपको पता है कि कोई भी रे आएगी तो ये तो इधर ही से जाएगी, तो 24, एफ की वैल्यू क्या होने वाली है पॉजिटिव, और ऑब्जेक्ट कितने पे रखा है 16, ऑब्जेक्ट तो इधर रखेंगे तो u की वैल्यू क्या होगी नेगेटिव, तो यानी कि u की वैल्यू है माइनस का 16 सेंटीमीटर और f की वैल्यू है प्लस का 24 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहां से अब हम लोगों को क्या निकालना है, पोजीशन और साइज ऑफ इमेज निकालना है। अच्छा चलो, तो सबसे पहले 1/v इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/f प्लस 1/u हो जाएगा, और 1/v इक्वल टू 1/f यानी कि 1/24, और ये जो u है, u की वैल्यू तो नेगेटिव है ना, तो माइनस का क्या हो जाएगा 1/16 हो जाएगा। तो 16 और 24 के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा आपको पता है, दैट इज 48, और ये 2 टाइम्स और माइनस का ये 3 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है ना। 24 2 जा 48, 2 हो जाएगा, यहाँ -3 हो जाएगा, माइनस का 1/48 आया। यहाँ से अगर मैं v की बात करूं तो v इज माइनस का 48 सेंटीमीटर। मैग्निफिकेशन के बारे में बात करता हूं। मैग्निफिकेशन, अब साइज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बोला, तो साइज ऑफ इमेज फॉर्म्ड अगर हम लोग बताएं तो यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ 4 सेंटीमीटर टॉल था, एच की वैल्यू कितनी थी 4 सेंटीमीटर थी, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं। तो सबसे पहले मैग्निफिकेशन निकालते हैं, तो मैग्निफिकेशन इक्वल टू क्या होता है प्लस का v अपॉन में u, ठीक है। अब प्लस का v अपॉन में u होगा तो v की वैल्यू आप देखो, v की वैल्यू आप लोगों ने निकाली है माइनस का 48 और u की वैल्यू आप लोगों ने निकाली है माइनस का 16, ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे v की वैल्यू आ जाएगी प्लस का 3, प्लस का 3, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब m इक्वल टू एक फार्मूला ये भी तो है h डैश अपॉन में h, तो यहाँ से m की वैल्यू तो आपको पता चल गई, m की वैल्यू क्या है भाई देखो ध्यान से, m की वैल्यू है 3, h डैश हमें नहीं पता, h कितना है 4, तो h डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 3 या 12 सेंटीमीटर, मतलब 3 गुनी बनेगी 12 सेंटीमीटर। अगर 4 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है तो 12 सेंटीमीटर का इमेज हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है ड्रॉ रे डायग्राम टू शो द पाथ ऑफ रिफ्लेक्टेड रे इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन कॉन्वेक्स मिरर, ओके, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, कॉन्वेक्स मिरर है और पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है, तो आपको पता है कॉन्वेक्स मिरर बॉइज्ड पार्ट, फिर सॉरी ये थोड़ा सा तिरछा हो गया, ओके, ये चीज ऐसे, फिर कोई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जा रहा है तो ये कैसे जाएगा, इस तरीके से डाइवर्ज हो जाएगा, लेकिन ये ऐसा लगेगा कि कहाँ से जा रहा है, फोकस से जा रहा है, ठीक है, ये कहानी। और डायरेक्टेड टुवर्ड्स इट्स प्रिंसिपल फोकस, इसी का जस्ट उल्टा कर देंगे, ठीक है ना, इसी का क्या कर देंगे जस्ट उल्टा कर देंगे। और क्या है, तीसरा सवाल बताया जाए, सॉरी दूसरा सवाल, सेकंड क्वेश्चन। यहाँ से एक जो लाइन है जो नॉर्मल वाली है वो कहाँ चली जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। देखें ध्यान से, कह रहा है 1.5 सेंटीमीटर का टॉल कैंडल फ्लेम है प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉनकेव मिरर, ओके, कॉनकेव मिरर,
ठीक है। कॉनकेव मिरर 1.5 सेंटीमीटर टॉल, ठीक है, रख दिया। फोकल लेंथ कितना है इनका? फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर, ये फोकल लेंथ है। ओके ओके, और मिरर कितने पे रखा गया है? सॉरी, इफ द डिस्टेंस ऑफ फ्लेम फ्रॉम द पोल ऑफ मिरर, सॉरी ये कैंडल है 1.5 सेंटीमीटर का, और यहाँ से ये कितने पे है? 18 सेंटीमीटर पे है। मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है? 18। ये कितना है? 12। F इक्वल टू 12, ठीक है। तो आपको पोजीशन और साइज ऑफ इमेज बताना है, यूज मिरर फार्मूला। तो मिरर फार्मूला क्या होता है? 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। तो अब आप समझते हो, तो 1/v इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/f माइनस 1/u, और ये दोनों ही चीजें माइनस में होने वाली है। तो 1/v इक्वल टू माइनस का 1/12 और माइनस ऑफ माइनस का 18। तो यहाँ से आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का 1/12 प्लस का 1/18। तो इसका आंसर एलसीएम लिया जाएगा 36 माइनस का 3 प्लस का 2, सॉरी 1/v इक्वल टू माइनस का 1/36, और v इक्वल टू क्या आ जाएगा? 36 सेंटीमीटर, माइनस का 36 सेंटीमीटर आएगा। ओके, अब साइज ऑफ इमेज के बारे में बात करता हूँ। तो सबसे पहले मैग्निफिकेशन की बात करनी पड़ेगी, और मैग्निफिकेशन बराबर क्या होता है? तो आप जानते हो मैग्निफिकेशन इक्वल टू होता है माइनस का v अपॉन में u। क्या होता है भाई? माइनस का v अपॉन में u। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो माइनस और v की जगह पे माइनस का 36 अपॉन में u की जगह पर अगर मैं बात करूं तो माइनस का 18, यही तो है। तो यहाँ से माइनस माइनस प्लस 36 अपॉन में माइनस का 18, दैट इज माइनस का 2 आएगा। अब h डैश अपॉन में h होता है, m इक्वल टू क्या होता है? h डैश अपॉन में h होता है, और यहाँ से आपने देखा कि m की वैल्यू क्या है? -2 इक्वल टू h डैश की वैल्यू हमें निकालनी है, और h की वैल्यू क्या दी हुई है? h की वैल्यू दी हुई है आपका 1.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से h डैश जो आएगा माइनस का 3 सेंटीमीटर। यहाँ माइनस रिप्रेजेंट करता है कि प्रिंसिपल प्लेन के नीचे इमेज बनेगी, और हाइट उसकी कितनी होगी? 3 सेंटीमीटर। तो क्या लिखेंगे? फॉर्म्ड बिलो प्रिंसिपल प्लेन, फॉर्म्ड बिलो प्रिंसिपल प्लेन। ये तो बात क्लियर हो गई। और साथ में अब नीचे बन रहा है यानी इन्वर्टेड बनेगा। क्या बनेगा? इन्वर्टेड बनेगा। कॉन्वेक्स की कॉनकेव की बात कर रहा है तो रियल बनेगा। रियल, इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड की बात हो गई, क्योंकि 3 गुना भी तो बन रहा है। तो रियल, इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड। चलते हैं आगे की तरफ। इन्होंने कहा कि the magnification produced when an object is placed at a distance of 20 cm from spherical mirror is 1/2. Where should an object be placed to reduce the magnification to 1/3? बहुत अच्छा सवाल है। इन्होंने कहा कि भाई ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दें कि जो मैग्निफिकेशन है वो 1/3 हो जाए, और यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है कि u की वैल्यू कितनी दी हुई है? u की वैल्यू 20 सेंटीमीटर दी हुई है, और स्फेरिकल मिरर है, ठीक है। तो स्फेरिकल मिरर, हमको कॉनकेव और कॉन्वेक्स के बारे में कुछ नहीं बताया, स्फेरिकल मिरर बताया। तो बेसिकली अगर मिरर के केस में मैं बात करता हूँ तो m इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं? मिरर के केस में याद करो, माइनस का v अपॉन में u, ये तो होता है माइनस का v अपॉन में u होता है। अब यहाँ से अगर मैं m की बात करूँ तो m की वैल्यू हम लोगों को दिया हुआ है 1/2। तो 1/2 इक्वल टू माइनस का v अपॉन में u की जगह पर 20 रख देता हूँ। तो यहाँ से v की वैल्यू कितनी आ जाती है? माइनस का 10 सेंटीमीटर आ जाती है, ठीक है। अब इसी चीज को यूज करिए फिर दोबारा। m की वैल्यू अब इस बार कितनी है? 1/3 है। v की वैल्यू हमें पता है कितनी? माइनस का 10 अपॉन में u की वैल्यू अब हमें बताना है कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाए। सीधी बात है, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1/3 इक्वल टू 10 अपॉन में u, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, u इक्वल टू सीधी बात है 30 सेंटीमीटर की बात हो रही है। कितनी कितने की बात हो रही है? 30 सेंटीमीटर की बात हो रही है। तो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना पड़ेगा? 30 सेंटीमीटर दूर रखना पड़ेगा। किससे? मिरर से। तो लिखेंगे ऑब्जेक्ट शुड बी
प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर फार फ्रॉम मिरर। ठीक है, यहां पर अगले सवाल की तरफ चलते हैं। देखो भाई क्या सवाल पूछ रहा है, डिफाइन पावर ऑफ लेंस। अब आपको पता है कि पावर ऑफ लेंस क्या होता है। बेसिकली इट इज द एबिलिटी टू अकोमोडेट अ रे ऑफ लाइट यूजिंग अ लेंस। बेसिकली अकोमोडेशन का मतलब क्या है, बेंडिंग, बेंडिंग एबिलिटी ऑफ लेंस इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंस। अगर इसको हम दूसरे फॉर्म में, मैथमेटिकल फॉर्म में इसको डिफाइन करना चाहेंगे तो इसको ये भी लिखा जा सकता है, इट कैन बी डिफाइंड एज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इन मीटर्स। ओके, इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, इसकी एसआई यूनिट आपको पता है, डायोप्टर। क्या होगी, डायोप्टर। फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है, माइनस का 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है, माइनस का 10 सेंटीमीटर। राइट द नेचर ऑफ लेंस एंड इट्स पावर। सबसे पहला नंबर, तो सबसे पहला नंबर आपने एक चीज सीखा कि भाई अगर हमको पावर निकालना है तो फोकल लेंथ को मीटर में बदलना पड़ेगा। तो माइनस का 10 सेंटीमीटर को अगर मैं मीटर में लिखता हूं तो 10/100 करूंगा तब जाके आएगा माइनस का 0.1 मीटर। ठीक है, तो यही चीज 1 अपॉन, या इसी चीज को माइनस का 1/10 भी लिखा जा सकता है। क्यों भाई, माइनस का 1/10 भी लिखा जा सकता है, क्योंकि नहीं, एक खत्म किया, माइनस का 1/10। अब इसी चीज को पलट दिया तो क्या आएगा, माइनस का 10 डायोप्टर आ जाएगा। अब इन्होंने क्या बोला, तो नेचर ऑफ लेंस, तो भाई सीधी बात है ना, आपको समझना पड़ेगा कि दो ही लेंस के बारे में अभी बात कर रहे हैं फिलहाल। तो दो लेंस की बात करते हैं, एक होता है कॉन्वेक्स जो कि कन्वर्जिंग नेचर का होता है, कन्वर्जिंग, और इसकी पावर जो आती है वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है। एक होता है कॉनकेव जो कि डाइवर्जिंग नेचर का होता है, और इसकी पावर जो होती है वो कैसी होती है, नेगेटिव होती है। ठीक है, समझ रहे हो आप। तो इसका सीधा मतलब है कि भैया ये कौन सा केस है, ये इसका केस है, कॉनकेव है और डाइवर्जिंग नेचर का, इसलिए पावर इसका नेगेटिव है। If an object is placed at a distance of 20 centimeter from optical center of this lens, ओके अब देखिए ध्यान से, कॉनकेव लेंस है और कह रहा है कि अगर ऑब्जेक्ट जो है 20 सेंटीमीटर दूर रख दिया जाए तो व्हाट विल बी द साइन ऑफ मैग्निफिकेशन एंड नेचर ऑफ इमेज इन दिस केस। समझिए ध्यान से। अब इस वाले केस में ऑब्जेक्ट की वैल्यू दिया हुआ है, कॉनकेव है, कॉनकेव लेंस के बारे में बात कर रहे हैं। इस तरीके का लेंस होता है, आपको पता ही है, किनारे किनारे पे मोटा और बीच में थोड़ा सा पतला होता है, इस तरीके का लेंस। ऑब्जेक्ट आपको पता है कि इसी साइड रखा जाएगा, यानी यू की वैल्यू जो होगी, यू की वैल्यू होगी माइनस का 20 सेंटीमीटर, जैसा कि इन्होंने बताया। और आपको पता है कि फोकल लेंथ भी इधर ही आ जाती है, तो एफ की वैल्यू इन्होंने जो बताया वो कितनी है भाई, माइनस का 10 सेंटीमीटर दिया हुआ। तो अगर मैं यहाँ पे लेंस फार्मूला लगाऊं तो 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, यही तो होगा। समझ रहे हैं ना। तो बच्चा यहाँ से अगर मेरे को 1/v निकालना है तो हमको क्या लिखना पड़ेगा, 1/f प्लस 1/u। और 1/f की बात करता हूँ तो फोकल लेंथ कितना है भाई, तो फोकल लेंथ है माइनस का 10, और प्लस 1/u की बात करता हूँ तो माइनस का 20। 10 और 20 का एलसीएम क्या होगा, वो 20 ही आएगा। तो यहाँ से अगर मैं देखूं तो माइनस का 2 आ जाएगा और यहाँ से माइनस का 1। बेसिकली अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये आ जाता है माइनस का 3/20, जिसे और थोड़ा सॉल्व किया जाए तो ये आ जाएगा माइनस का 20/3। सॉरी, इसको ऐसे नहीं लिखें, इसको ऐसे लिखेंगे v बराबर माइनस का 20/3 सेंटीमीटर। इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है क्योंकि v इमेज डिस्टेंस आपकी निकल चुकी है। अब इन्होंने कहा कि साइन ऑफ मैग्निफिकेशन क्या होगा, तो मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन बेसिकली इसमें सीधे सीधे प्लस का v/u होता है। तो जल्दी, प्लस का v की वैल्यू कितनी है, माइनस का 20/3, और u की वैल्यू अभी अभी हम लोगों ने देखा है
u की वैल्यू है यहाँ पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दैट इज 20 सेंटीमीटर, माइनस का 20 सेंटीमीटर। तो एक तो माइनस माइनस यहाँ से हो जाएगा कैंसिल, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल। और इस चीज को अगर हम लोगों ने सॉल्व किया तो 20 अपॉन में 3 इंटू 1 अपॉन में 20 आ जाएगा, 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा और m की वैल्यू आएगी 1/3। क्या आएगी, 1/3। तो इसके साइन के बारे में बात हो रही थी बच्चा, इसकी साइन के बारे में बात हुई, व्हाट इज द साइन ऑफ मैग्निफिकेशन। तो साइन ऑफ मैग्निफिकेशन क्या है, पॉजिटिव। क्या है जी, पॉजिटिव है। साइन ऑफ मैग्निफिकेशन क्या है, पॉजिटिव है। नेचर ऑफ इमेज के बारे में बात करें तो नेचर ऑफ इमेज क्या हो जाएगी बेटा, नेचर ऑफ इमेज यहाँ पर डिमिनिश्ड होगी। क्या होगी, डिमिनिश्ड, क्योंकि 1/3 हो गई ना तो घट गई ना, नेचर ऑफ इमेज क्या हो जाएगी, डिमिनिश्ड हो जाएगी बच्चा। चलेंगे आगे की तरफ, कुछ सवाल और एक साथ जत्थे में ये सवाल आया आपके सामने, चलिए सॉल्व करते हैं। कह रहे डिटरमाइन द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम इज 2.42। तो अब आप हमें लगता है कि परेशान नहीं होंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड दिया हुआ है तो c अपॉन में वेलोसिटी इन डायमंड, यही तो है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड 2.42 इक्वल टू 3 इंटू 10 की पावर 8 और अपॉन में vd। तो वेलोसिटी इन डायमंड कितने प्यार से निकलेगा, 3 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन में 2.42। बच्चा इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये देख लो, सॉल्व करके देख लेना, ये आएगा 1.23 आएगा, 1.23 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी, ठीक है सॉरी थोड़ा गला खराब है। दूसरा देखेंगे, कह रहा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, वाटर एंड कार्बन डाइसल्फाइड 1.5, 1.33, 1.62 दिया हुआ है। और अगर कोई रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होती है इन मीडिया पर किसी सेम एंगल थीटा पर, कह रहा राइट देन राइट द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, अभी आपने एक बात सीखी हुई है, बहुत अच्छे से सीखी हुई है कि जब कोई लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाती है और उसकी बेंडिंग बढ़ती चली जाएगी। कहने का मतलब वो नॉर्मल की तरफ और बेंड होती चली जाएगी जैसे जैसे वो मीडियम डेंसर होगा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला नंबर ये देखना है कि सबसे डेंसर कौन, सबसे डेंसर कौन। तो याद रखिएगा बच्चा, सबसे डेंसर वो होता है जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू सबसे ज्यादा हो। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा कौन है, 1.62, ये सबसे डेंसर है। तो इसमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या आएगा, सबसे कम आएगा। तो सबसे कम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन किसका आएगा, तो सबसे कम आएगा, इन्होंने देखो बताया है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो कार्बन डाइसल्फाइड जो है सबसे कम, सबसे कम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा। फिर उसके बाद ज्यादा किसका है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसके बाद 1.5 का है। तो 1.5 का इसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो इसके बाद नंबर किसका आएगा, 1.5 देखिए किसका है, 1.5 ग्लास का बचा। ठीक है, और फिर लास्ट में वाटर। तो इस तरीके से, क्योंकि आप समझिए कि जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा वो ज्यादा डेंसर, जहां ज्यादा डेंसर है वहां एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल ज्यादा बेंड करेगा, यानी कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बहुत कम होगा। अब हम लोग चलते हैं इस सवाल की तरफ। कह रहा है स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इतना दिया हुआ है और वाटर में इतना दिया हुआ है। ठीक है, विच वन ऑफ टू इज ऑप्टिकली डेंसर एंड वाई। इसमें देखिए अभी अभी बात हो रही थी कि स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इतना दिया हुआ है और वाटर में इतना दिया हुआ है, तो इसमें से डेंसर कौन है। तो सीधी बात है कि जिसमें वेलोसिटी कम है वो डेंसर ज्यादा है, क्योंकि ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में लाइट को चलने में लाइट को चलने में प्रॉब्लम आती है, इसकी वजह से उसकी वेलोसिटी घट जाती है। तो यानी कि यहाँ पर जो 2 इंटू 10 की पावर 8 है ग्लास का है, जो कि कम है वाटर से, इसलिए ज्यादा डेंसर कौन हो जाएगा, ग्लास हो जाएगा, क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, वाटर से ज्यादा है, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर से ज्यादा है। आप समझ पाए होंगे। आगे देखिए, a ray of light is incident normally at water glass interface when it enters a thick glass container filled with water. What happened to the path of ray after entering the glass? सीधी बात है, since we know that water is rarer than glass,
then we also know the fact that when a ray of light enters from rarer to denser medium, it bends toward normal. The same thing happening here. यहाँ पर भी वाटर से ग्लास में जा रहा है, यानी रेयर से डेंसर में जा रहा है, यानी कि रे ऑफ लाइट किधर की तरफ बेंड करेगी बच्चा? सीधी बात है कि नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी। ठीक है ना? तो इसमें भी आगे बात करें कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडिसेज ऑफ ग्लास एंड वाटर ये दिया हुआ। इफ द स्पीड ऑफ लाइट इज 2 इंटू 10⁸, ये सब हम लोगों ने किया है, दैट इज 3 इंटू 10⁸ आएगा और 9/4 इंटू 10⁸ आएगा, ये हम लोगों ने अभी भी किया है। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन ध्यान से समझिए। मेनी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ लेंसेज, दे आर कंबाइंड टू इंक्रीज द मैग्निफिकेशन एंड शार्पनेस ऑफ इमेज। नेट पावर ऑफ lenses placed in contact is given by algebraic sum of P equal to P1 plus P2 plus P3. This is also termed as simple additive property of power of lens, widely used to design lens system of camera। ये सब चीजें दी हुई है। What is the nature of combination of convex lens of power plus 4D and concave lens of power माइनस 2D? तो अल्जेब्रिक सम होता है बच्चा, तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्लस का 4D और माइनस का 2D। तो बेसिकली अगर मैं देखूं तो ये आएगा प्लस का 2D। अब प्लस का 2D आ रहा है, इसका मतलब क्या है? कॉन्वर्जिंग नेचर होगा, क्योंकि पॉजिटिव कॉन्वेक्स को शो करता है। पॉजिटिव किसको शो करता है? कॉन्वेक्स लेंस को शो करता है। अगर कॉन्वेक्स लेंस है तो नेचर कैसा आएगा? तो नेचर कॉन्वर्जिंग आएगा। इसमें दुनिया जानती है, आपको परेशान होने की जरूरत। कॉन्वेक्स लेंस यानी कॉन्वर्जिंग और कॉनकेव मिरर यानी कॉन्वर्जिंग। कॉनकेव लेंस का मतलब डाइवर्जिंग और कॉन्वेक्स मिरर का मतलब डाइवर्जिंग। कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ लेंस ऑफ पावर माइनस का 2.5D। अब यहाँ पे आप समझने वाली बात है कि हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि P इक्वल टू 1/f और साथ में इन मीटर्स, तो हमारा F इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1/P आ जाएगा, माइनस के साथ है, कोई बात नहीं। तो यहाँ से 1/2.5 आ रहा है, तो 1 में 2.5 को हम क्या लिख सकते हैं? देखो, माइनस का 1 में 10/4। तो ये वाली चीज अगर मैं बात करूं तो क्या आ जाएगा? माइनस का 4/10, यानी कि अगर मैं बात करूं तो माइनस का 2/5 और बात करूं तो माइनस का 0.4। देखते हैं कि यहाँ पे जो दिया हुआ था कि ड्रा रे डायग्राम टू शो द नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज फाउंड बाय कॉन्वेक्स लेंस ऑफ पावर 0.1D व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। कोई बात नहीं, P इक्वल टू होता है 1/f। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं देखूं तो F इक्वल टू 1/P होगा, और ये क्या है? 1/0.1। 1/0.1 का मतलब सीधे सीधे अगर हम बात करें तो 10 मीटर्स। तो सेंटीमीटर में अगर इस चीज को लिखा जाए तो 10 मीटर, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। तो 10 इंटू 100 यानी कि 1000 सेंटीमीटर। एफ की वैल्यू तो ये हो गई। और यहाँ पर ये देखिए, डिस्टेंस की बात करता हूँ तो डिस्टेंस कितना है? तो डिस्टेंस है u इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। u इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 20 सेंटीमीटर। कोई बात नहीं। अब इस चीज को थोड़ा सा सॉल्व किया जाए। सॉरी, इस चीज को थोड़ा सॉल्व किया जाए, ऐसे ही हटाना पड़ेगा। तो आप समझ पा रहे होंगे कि ये कैसा बनेगा। आप लोग मेजरमेंट के साथ जो है बनाइएगा, मैं आपको एक आइडिया देता हूँ। अब ये फोकस कितना है इसका? 1000 सेंटीमीटर, और ये ऑब्जेक्ट को रख कितने पे दे रहा है? 20 सेंटीमीटर। यानी कि सीधी सीधी बात ये है कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जा रहा है? इसका फोकस तो कहीं इधर है, 1000 सेंटीमीटर पे। ठीक है ना, सेंटीमीटर पे। और ऑब्जेक्ट रख कितने पे गया है? वो तो ऑब्जेक्ट रख दिया 20 सेंटीमीटर पे ही। ठीक है ना, तो ये फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच की बात होगी। तो अगर कोई रे ऑफ लाइट ऐसे जाती है तो वो किसके थ्रू निकलेगी? फोकस के थ्रू निकलेगी। ठीक है ना, और दूसरी रे ऑफ लाइट जो जाएगी वो किसके थ्रू निकलेगी? आपको पता है, 2f के थ्रू निकलेगी। ये चीज इस तरीके से निकलेगी। तो ये इधर तो नहीं मिलने वाले, तो ये किधर मिलेंगे? पीछे की तरफ मिलेंगे।
ठीक है ना। तो ये एक तो बात है, लेंस के अदर साइड पे आपका इमेज बनेगा, साथ में वर्चुअल होगा और इरेक्ट भी होगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से आप बना लेंगे, अगर मेजर करके रूलर के हेल्प से बनाएंगे तो बढ़िया बनेगा। चलिए आगे देखें। What is the virtual image formed by the convex lens? How is the virtual image formed by convex lens different from formed by the concave lens? Under what condition do the convex and concave lens form the virtual image? तो इसमें हम लोगों ने देखना है कि भाई वर्चुअल इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस डिफरेंट फ्रॉम फॉर्म्ड बाय कॉन्केव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस में वर्चुअल इमेज कब बनती है वो आपको पता है कि जब ऑब्जेक्ट को फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रख दिया जाता है। अभी अभी जो पिछला केस था, ये वाला केस था, ऑब्जेक्ट को फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रख दिया, तो उस केस में वर्चुअल इमेज बनती है और वो मैग्नीफाइड होती है। ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस की बात आप समझ गए। कॉनकेव लेंस में जो वर्चुअल इमेज बनती है वो भी वर्चुअल ही होती है, लेकिन ध्यान रखिएगा वो मैग्नीफाइड नहीं होती, वो डिमिनिश्ड होती है हमेशा कॉनकेव लेंस का, और लेंस के उस पार नहीं बनती। जैसे ही ये देखिए ये कॉनकेव लेंस का केस है, तो उसमें जितनी भी इमेजेस बनेंगी वो इस साइड में बनेगी, नेगेटिव साइड में बनेगी, इस साइड नहीं बनेगी। जबकि कॉन्वेक्स में क्या होता है, कॉन्वेक्स में मैग्नीफाइड बनेगा वर्चुअल इमेज और वो लेंस के दूसरी साइड पे बनता है। तो ये सारे डिफरेंसेज है, आप आराम से लिख सकते हो इस चीज को। कह रहा द रिलेशन r इक्वल टू 2f इज वैलिड फॉर कॉनकेव मिरर बट फॉर कॉन्वेक्स मिरर बट नॉट फॉर कॉन्वेक्स, नेदर फॉर, बोथ फॉर कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव मिरर। ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉनकेव मिरर इज यूज्ड, कह रहा है कि इसमें कॉनकेव मिरर किस में यूज होता है, तो सोलर कुकर में बिल्कुल यूज होता है, रियर व्यू मिरर में नहीं, सेफ्टी मिरर शॉपिंग मॉल नहीं, सोलर कुकर में यूज होता है। ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कन्वर्जिंग मिरर, कन्वर्जिंग मिरर का मतलब कौन सा मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, कन्वर्जिंग का मतलब क्या हो गया, कॉनकेव मिरर। ये कितना दिया हुआ है भाई, रेडियस ऑफ कर्वेचर आर की वैल्यू 30 सेंटीमीटर दिया हुआ। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, एट व्हाट डिस्टेंस द मिरर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड सो एज टू ऑब्टेन अ वर्चुअल इमेज। यार सिंपल सी बात है, आर की वैल्यू 30 दिया हुआ है, यानी एफ की वैल्यू 15 दिया हुआ, और कॉनकेव मिरर में अगर वर्चुअल इमेज पाना है, वर्चुअल इमेज पाना है तो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना पड़ता है, फोकस और पोल के बीच में। तो पोल 0 है और फोकस क्या है 15 है, तो यानी कि 0 से 15 के बीच में रख दो, तो यानी कि ये चीज ऑप्शन डी है। ओके। कह रहा व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इंसिडेंट ऑन ग्लास स्लैब द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड इमर्जेंट रे आर इन द थ्री मीडिया n1 n2 एंड n3। ओके कोई बात नहीं। रिफ्रैक्टिव इंडिसेज ऑफ ए बी सी ये सब दिए हुए हैं, n1 n2 n3 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ए बी सी। इमर्जेंट रे पैरेलल है इंसिडेंट रे के, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो सिंपल ही है ना। देखो ध्यान से, अगर ये मान लिया, थोड़ा सा साफ सुथरा काम किया जाए नहीं। चलिए देखिए भाई, इस तरीके का हिसाब किताब, मान लिया कि ग्लास स्लैब है, ठीक है, और ग्लास स्लैब है, इसमें लेटरल शिफ्ट आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, तो ज्यादा हमको वो नहीं करने की जरूरत है। लेकिन देखो मान लो कोई रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होती है टुवर्ड्स द, अब जैसे रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुई, फिर क्या हुआ, नॉर्मल, ये चीज नॉर्मल है, फिर क्या होगा, ध्यान से समझना है, फिर क्या होगा, वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करती है और आ जाती है यहाँ, फिर क्या होता है, इस पॉइंट पर भी नॉर्मल बनाती है, समझना इस चीज को, इस पॉइंट पे भी नॉर्मल बनाती है। और ध्यान से समझने वाली बात ये है कि ये रेयरर है, ये डेंसर है, ये फिर से रेयरर है, तो यानी कि अब ये जो रे निकलेगी डेंसर से रेयरर की तरफ, तो ये अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी, जाएगी कि नहीं जाएगी, चली गई भाई नॉर्मल से। तो यहाँ पर यही तो बात बोली जा रही है कि भाई ये वाली रे और ये वाली रे आपस में क्या है, पैरेलल है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या है, इक्वल है ज्योमेट्री के हिसाब से। तो यहाँ पर ये वाला जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और ये वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, यानी कि इसे अगर मैं n1 बोलूँ, इसे मैं n2 बोलूँ और इसे मैं n3 बोलूँ,
तो N1 और N3 तो बराबर होने चाहिए, क्योंकि इमरजेंट रे है ना ये तो इमरजेंट रे। तो N1 और N3 आपस में क्या होने चाहिए, बराबर। और N2 जो है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का है तो ज्यादा ही होगा इनसे, तो N2 विल बी ग्रेटर देन इन बोथ टू। तो ये क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो। देखिए, the image of candle flame is found by the lens is obtained on the screen on the other side of the lens according to the new Cartesian sign convention. If image is 3 times the size of flame, then the lens is, तो ठीक है। अब जैसे ये लेंस बना हुआ है, ओके, समझना ध्यान से, ठीक है। कुछ इस तरीके से हिसाब किताब गया और इधर बना, ठीक। और एक इधर से गया, सॉरी, और एक ऑप्टिकल सेंटर से गया, ठीक है ना। मैं लाइन ले लेता हूँ, नहीं तो बहुत गंदा बनता है। एक ऑप्टिकल सेंटर से गया और एक यहां से गया, इधर कहीं बन गया, इस पार्ट को हटा देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से बन गया, तो ये 3 गुना हो गई, इसने क्या बोला 3 टाइम्स हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर ये 3 टाइम्स हो भी गई तो यानी कि नीचे की तरफ हो रही है, तो यानी कि माइनस का 3 होगा, और कॉन्वेक्स लेंस तो है ही, ठीक है ना। तो ये बात आप समझ गए होंगे कि इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि बड़ा इमेज बनना वो कॉन्वेक्स लेंस में ही होगा। छोटा इमेज बन रहा है तो कौन, डिमिनिश्ड इमेज हमेशा कॉनकेव लेंस में बनती है। मैग्नीफाइड की बात हो रही है यानी कॉन्वेक्स की बात हो रही है। द पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेज कितना दिया हुआ, 1 डायोप्टर इफ द फोकल लेंथ ऑफ वन ऑफ द लेंस इज 20 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ ऑफ, तो सिंपल है ना, P इक्वल टू क्या होता है, देखो P इक्वल टू P1 प्लस P2 होता है कि नहीं होता, ठीक है। अब यहाँ पर पावर ऑफ कॉम्बिनेशन मतलब दोनों को जोड़ने के बाद जो पावर आ रहा है 1 डायोप्टर का आ रहा है, तो P इक्वल टू क्या होता है, 1/f, यानी कि 1/1, बेसिकली 1। और यहाँ पे 1/f1, तो 1/f1 मान लो ये दे रखा है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर को अगर मैं करता हूँ मीटर में तो 0.2, और प्लस का 1/f2, ठीक है, समझना ध्यान से। तो 1 इक्वल टू, अब 1/0.2 दिया हुआ है, 1/0.2 दिया हुआ है, तो इस चीज को क्या लिख सकते हैं, जल्दी से बताएंगे। तो इस चीज को लिख सकते हैं 10/2, तो भाई 10/2, ऊपर नीचे दोनों में क्या कर दिया, 10 का मल्टीप्लाई कर दिया, 10/2, है ना। या इसी चीज को हम 1/0.5 0.2 लिखते तो क्या आता, देखो ध्यान से, 1/0.2। तो ये अगर आपको ऐसे समझ में आता है तो ऐसे ही देख लो, 2/10, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10/2, है ना, एक ही चीज है, प्लस का 1/f2, ठीक है ना। तो यानी कि ये तो 5 हो गया ना जी, तो 1 माइनस 5 क्या हो जाएगा, -4 इक्वल टू 1/f2, है कि नहीं, 1/f2। तो 1/f2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1/4, -1/4 का मतलब क्या होता है, 0.25 मीटर, 0.25 मीटर, सेंटीमीटर में बदलेंगे तो क्या आएगा, -25 सेंटीमीटर। तो यहाँ से बहुत प्यार से हम लोग कर सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी। टू स्टडी द गिवन डायग्राम बिलो, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ लेंस एक्सिस। सीधे देखने से पता चलता है यार, बाहर की तरफ डाइवर्ज कर रहा है, डाइवर्ज का मतलब क्या हो गया, कॉनकेव, आगे बात ही नहीं करनी। फिर आगे क्या कह रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस ओ डैश वेयर द इमेज, इमेज तो यार इधर बनेगा ना, पीछे आके बनता है, वो पीछे आके बनता है, ठीक है ना, ये बात आपको दिमाग में आ रही है, वो पीछे आके बनेगा, तो कहाँ बनेगा, ओ और वाई के बीच में, तो कॉनकेव ओ और वाई, बी। यहाँ पे ध्यान से देखिए, कह रहा है एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट 3 सेंटीमीटर है और वो वर्टिकली प्लेस किया गया है प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस में, व्हेन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज माइनस का 37.5। तो ठीक है, यहाँ से क्या क्या मिल रहा है, एच की वैल्यू 3 सेंटीमीटर मिल गई, कोई बात। अब ध्यान से देखो अगला क्या कह रहा है बेटा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, माइनस का, कॉन्वेक्स लेंस है तो u इक्वल टू क्या दिया हुआ है, माइनस का 37.5, ठीक है, कोई बात नहीं। इमेज ऑफ हाइट कितना है, 2 सेंटीमीटर, कोई नहीं, एच डैश भी निकल गया, माइनस का 2 सेंटीमीटर, ठीक है।
और डिस्टेंस कितने पे बन रहा है 25 पर, फॉर्म डेटेड डिस्टेंस यानी कि v की वैल्यू 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट द सेम ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड वर्टिकली, फिर आगे क्या बताया, सेम ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड वर्टिकली 25 सेंटीमीटर, यानी कि u की वैल्यू कितनी हो गया 25 सेंटीमीटर। सेकंड केस है भाई 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। इन दिस सिचुएशन द इमेज डिस्टेंस v एंड हाइट h ऑफ इमेज। अच्छा, इस सिचुएशन में इमेज डिस्टेंस हमको निकालना है और हाइट h ऑफ इमेज अकॉर्डिंग टू न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। कोई बात भी, यहाँ पे अब आपने देखा कि u की वैल्यू 25 सेंटीमीटर दे दी और v की वैल्यू हम लोगों को निकालने के लिए कह रहा है। फोकल लेंथ तो बदल नहीं रहा क्योंकि सेम है, लेंस को नहीं बदला इन्होंने। तो यहाँ से सबसे पहली चीज हम लोगों को जो निकालनी चाहिए वो फोकल लेंथ निकाल लेनी चाहिए। तो चलिए लेंस फार्मूले की बात करता हूँ, बहुत प्यार से करेंगे तो समझ आएगा कि लेंस फार्मूला क्या है। लेंस फार्मूला अगर हम देखें तो 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f हो जाएगा। 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f हो जाएगा और यहाँ से हमारे पास u की वैल्यू है और v की वैल्यू है, f की वैल्यू निकालनी। u की वैल्यू क्या है अपने पास, v की वैल्यू है 1/25 माइनस u की वैल्यू कितनी है 37.5, ठीक है, और वो भी माइनस का, ठीक है ना, इक्वल टू 1/f। 37.5 को क्या लिख सकते हैं 75/2। तो इस चीज को ऐसे सॉल्व करें 1/25, ठीक है, और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 75/2 इक्वल टू 1/f। ध्यान से समझेंगे तो ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 1/25 प्लस 2/75 इक्वल टू 1/f। देखेंगे बच्चा, बहुत प्यारी सी चीज है, समझते हैं आगे क्या होगा। तो यहाँ से हमारा 1/f जो होगा वो क्या आएगा 75 है, 75 एलसीएम ले लीजिए, तो ये क्या आएगा 3 प्लस का 2 यानी कि 5/75 आ जाएगा, जो कि आप इसे घटाइए तो 1/f इक्वल टू 1/15 आ जाएगा और यहाँ से f की वैल्यू 15 सेंटीमीटर आएगा। f की वैल्यू कितनी आ रही है 15 सेंटीमीटर आ रही है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अब यहाँ से v की वैल्यू नेक्स्ट केस के लिए निकालना कौन सी बड़ी बात है बताओ, फिर से वही फार्मूला लगाओ 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। हाँ कि ना, तो 1/v इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/f प्लस 1/u और 1/f तुम्हें पता है 1/15 प्लस 1/u। अच्छा 25 सेंटीमीटर पर रखा है तो माइनस में ही होगा ना, इस साइड लेफ्ट साइड में ही तो रखा जाएगा, तो माइनस का 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इस चीज को सॉल्व किया जाए 25 और 15, तो कोई एलसीएम ले लिया हमने 75 ले लिया 75 ले लिया, तो इस चीज को अगर हमने देखा और तो 5 आएगा इसका, ठीक है, और ये वाली चीज कितनी होगी माइनस का 3, तो यानी कि 1/v इक्वल टू क्या आ जाएगा 2/75, तो v इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चा 75/2 दैट इज 37.5, ठीक है ना, क्या आएगा 37.5 सेंटीमीटर आएगा। तो अब ये बात आपको समझ में आ गई कि जिसमें जिसमें प्लस का 37.5 है वो तो ऑप्शन होगा, लेकिन साथ में एक चीज और भी पूछी है आपसे, याद रखिएगा, इसने पूछा कि h की वैल्यू क्या होगी। बात समझ में आ रही, करनी है हाइट ऑफ इमेज निकालना है। हाइट ऑफ इमेज कैसे निकालते हैं भाई, तो आपको पता है m इक्वल टू एच डैश अपॉन में h होता है और साथ में लेंस के केस में प्लस का v अपॉन में u होता है, ठीक है। तो यहाँ पे h डैश की वैल्यू हम लोग को निकालना है, h की वैल्यू आपको पता है 3 सेंटीमीटर, देखिए अपॉन में 3 इक्वल टू v की वैल्यू अगर देखें तो v की वैल्यू आपके पास क्या है देखिए 37.5, तो प्लस का 75/2 लिख सकते हैं 37.5 को, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। u की वैल्यू देखेंगे तो माइनस का 25 दिया हुआ, तो यहाँ से कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, ठीक है, और ये 3 इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ से
एच डैश की वैल्यू अगर मैं बात करूं तो एच डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9 है ना, और यहाँ पे 2 है तो माइनस का 9/2, तो आंसर आएगा माइनस का 4.5 सेंटीमीटर। तो ये देखिए माइनस का 4.5 और प्लस का 37.5, ये है ऑप्शन बी की वैल्यू 37.5 प्लस का और एच की वैल्यू माइनस का 4.5। इसमें देखो क्या कह रहा है, रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट एज शोन इन फिगर। थोड़ा बड़ा कर देता हूँ आपको देखने में आराम हो। क्या कह रहा है, रे ऑफ लाइट is incident as shown in figure A, B and C, three different transparent media. Okay, then which of the following option is true for the given diagram? Okay, ठीक है ना, इसमें से कौन सा ठीक है? तो एंगल 2 और एंगल 3 आपस में बराबर होने चाहिए, ये बात बिल्कुल ठीक है। एंगल 2 और एंगल 3 आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, ये बात आराम से ठीक है, क्योंकि ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं। आगे देखें, इस सवाल को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। देखो भाई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए दिया हुआ है 1.5 एंड दैट ऑफ मीडियम बी दिया हुआ है 1.33। ओके, इफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर is 3 into 10 की पावर 8, what is the speed of light in medium A and B respectively? तो A मीडियम और B मीडियम की वेलोसिटी पूछ दी है इन्होंने। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स A का ना, तो देखो Na कितना दिया हुआ है, Na दिया हुआ है 1.5, तो Na इक्वल टू आपको पता है, Na इक्वल टू क्या होता है, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करता हूँ तो C अपॉन में VA होता है। क्लियर हो रही बात? तो VA इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो C अपॉन में Na हो जाएगा। और C कितना है, 3 इंटू 10 की पावर 8 है, और Na कितना दिया हुआ 1.5, तो आंसर कितना आएगा 2 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। उसी तरीके से आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे अगर आपको वी भी निकालना है तो वी भी इक्वल टू क्या होना चाहिए, वी भी इक्वल टू सिमिलरली सी अपॉन में एन बी होना चाहिए। सी अपॉन में एन बी यानी 3 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन में 1.33 का मतलब होता है 1 अपॉन में, सॉरी 1.3333 की बात कर रहे हैं ना, तो 1.33 लिख लो, कोई बात नहीं। तो 3 अपॉन में 1.33 करोगे तो कितना आएगा भैया, देख लो। ये 2.25 आता है, कितना आता है 2.25 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से 2.25 और 2 देखो किस में है भाई, ये ऑप्शन सी में है। 2.25 इंटू 10 की पावर 8, 2 इंटू 10 की पावर 8, तो बहुत सिंपल है, आप लोग समझ जाओगे बहुत आराम से। देखें अगला सवाल दिया हुआ है, फॉलोइंग डायग्राम Following diagram show the use of optical device to perform an experiment of light. As per the arrangement shown, the optical device is likely to be। अब इसमें देखो ये रे ऑफ लाइट आ रही है और यहाँ पर ये क्या हो रही है, डाइवर्ज कर जाएगी। तो डाइवर्जिंग नेचर किसका होता है, कॉनकेव लेंस का होता है। तो ये ऑप्शन, इस सवाल को देखेंगे ध्यान से। कह रहा है कॉन्वर्जिंग लेंस forms a 3 times magnified image of the object which can be taken on the screen. Okay, अगर if this can be taken on a screen it means it is a real and inverted image. Okay, तो यहाँ पर आप इस चीज को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे m इक्वल टू क्या होता है आपको पता है, h डैश अपन में h, और यहाँ पे h डैश इक्वल टू क्या है 3 टाइम्स ऑफ इमेज। ठीक है, तो ये वाली चीज जो आएगी यहाँ से अगर आप देखें तो h डैश अपॉन में h इक्वल टू क्या आ जाएगा 3, और इन्वर्टेड है तो माइनस का 3, यानी कि m की वैल्यू क्या होगी, m की वैल्यू अगर मैं बात करूं तो -3 आएगी। ओके, फिर उसके बाद देखिए फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है, 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है। फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, f की वैल्यू कितना 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आप एक चीज जानते हो लेंस फार्मूला से, इन्होंने पूछा क्या है, देन द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस u की वैल्यू पूछ ली। तो यहां से अगर मैं बात करूं, तो यहां से अगर मैं बात करूं तो लेंस फार्मूला क्या होता है आप बताएं। लेंस फार्मूला होता है 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f मल्टीप्लाइंग v बोथ साइड।
v अपॉन v माइनस का v अपॉन u इक्वल टू v अपॉन f। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। देखिए v अपॉन v क्या हो गया, कैंसिल। तो ये बना 1 माइनस v अपॉन u इक्वल टू v अपॉन f। अब आप समझ पा रहे हैं कि ये v अपॉन u जो है, अभी आपको पता होगा कि ये चीज जो है v अपॉन u के बराबर होती है। तो यानी कि m की वैल्यू जो है ये -3 v अपॉन u की जगह पे m की वैल्यू रखी जा सकती है। तो 1 माइनस ऑफ 3 v की वैल्यू अगर मैं बात करता हूँ, और v की वैल्यू हमें नहीं पता, f की वैल्यू हमें पता है 30। ठीक है, f की वैल्यू हमें क्या पता है, 30। तो यहां से इस चीज को अगर हम सॉल्व किया जाए तो देखो क्या निकल गया, 1 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो 1 + 3 इक्वल टू v अपॉन में क्या आ जाएगा, 30। तो यानी कि ये 1 + 3 4 हो जाएगा ना। तो v इक्वल टू क्या आ जाएगा, 120 सेंटीमीटर। अगेन यूज द लेंस फार्मूला, 1 अपॉन v यानी कि 1 अपॉन 120 माइनस 1 अपॉन u इक्वल टू 1 अपॉन f। तो f की वैल्यू हमारे पास है तो लिख लेते हैं डायरेक्टली, f की वैल्यू है 30 सेंटीमीटर। ओके, अब इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दीजिए, तो ये इधर जाएगा, तो 1 अपॉन यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 120 माइनस 1 अपॉन 30। ये आएगा 120, 1 माइनस और ये 30, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 4। तो 1 अपॉन यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस का 3 अपॉन में 120। इस चीज को सॉल्व करेंगे तो माइनस का 1 अपॉन 40 आ जाएगा। तो u इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस का 40 सेंटीमीटर। जब u की वैल्यू माइनस का 40 सेंटीमीटर आ रहा हो तो हमारा आंसर डी हो जाता है। कुछ सवाल और देखें, चलिए इस सवाल को देखते हैं। क्या कह रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम एक्स विद रिस्पेक्ट टू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम एक्स विद रिस्पेक्ट टू मीडियम वाई इज 2/3। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वाई विद रिस्पेक्ट टू मीडियम एक्स इज, सॉरी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वाई विद रिस्पेक्ट टू मीडियम जेड, सॉरी मीडियम जेड इज 4/3। ठीक है, तो हम लोगों को क्या बताना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम जेड विद रिस्पेक्ट टू मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम जेड विद रिस्पेक्ट टू मीडियम एक्स हम लोग को बताना है। और साथ में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम एक्स मतलब वी एक्स दिया हुआ है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो हम लोगों को स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वाई यानी वी वाई निकालनी है। ठीक है जी, अब ये सारी बातें हम लोगों ने देख ली। तो अब इस चीज को समझते हैं कि यार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम एक्स विद रिस्पेक्ट टू मीडियम वाई ये चीज दी हुई, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वाई विद रिस्पेक्ट टू मीडियम जेड ये चीज दी हुई। अगर इस चीज को मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या निकलेगा, तो थोड़ा समझना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम एक्स विद रिस्पेक्ट टू मीडियम वाई इक्वल टू होता है वी एक्स अपॉन में वी वाई। ठीक है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वाई विद रिस्पेक्ट टू मीडियम जेड का मतलब होता है वी वाई अपॉन में वी जेड। क्या होता है जी, वी वाई अपॉन में वी जेड। इफ यू मल्टीप्लाई इट, है ना, ध्यान दीजिए, इफ यू मल्टीप्लाई इट तो क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या है 2/3 और इसकी वैल्यू क्या है 4/3। ठीक है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम एक्स विद रिस्पेक्ट टू मीडियम वाई ये कितना दिया हुआ है 2/3, और ये क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम जेड विद रिस्पेक्ट टू, सॉरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वाई विद रिस्पेक्ट टू मीडियम जेड। तो अगर मैं इस चीज को मल्टीप्लाई करता हूं, ध्यान से देखिएगा यहाँ पर, ठीक है, तो ये चीज बनेगी वी एक्स अपॉन में वी वाई इंटू वी वाई अपॉन में वी जेड। यहाँ से वी वाई कैंसिल हो जाएगा। तो ये रेशियो किसका बन रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वी एक्स अपॉन में वी जेड दिया हुआ है। वी एक्स अपॉन में वी जेड का मतलब क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, देखिए ध्यान से समझना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम एक्स विद रिस्पेक्ट टू मीडियम वाई कैन बी रिटेन एज वी एक्स अपॉन में वी वाई। उसी तरीके से वी एक्स अपॉन में वी जेड को अगर लिखना होगा तो क्या लिखना होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम एक्स विद रिस्पेक्ट टू मीडियम जेड, विद रिस्पेक्ट टू मीडियम जेड। अब यहाँ पर ये जो वैल्यू आएगी वो इसके मल्टीप्लाई करने से आएगी,
और मल्टीप्लाई करने पर क्या निकल के आ रहा है, 4 टू जा 8 अपॉन में 9, क्या आ रहा है 8 अपॉन में 9। अब ध्यान से समझना है, फिर से हमसे पूछा गया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम जेड, नॉट मीडियम एक्स, विद रिस्पेक्ट टू मीडियम एक्स। तो आप रिवर्सिबिलिटी का रूल तो जानते ही होंगे कि भाई अगर इस तरीके से मान लीजिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम एक्स विद रिस्पेक्ट टू मीडियम वाई है, तो इस चीज को आप लिख सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वाई विद रिस्पेक्ट टू मीडियम एक्स। सेम हमको क्या मिला हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम एक्स विद रिस्पेक्ट टू मीडियम जेड, तो हम लोगों को क्या चाहिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम जेड विद रिस्पेक्ट टू मीडियम एक्स, यानी कि हमको उल्टा चाहिए। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, 1 अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ जेड एक्स विद रिस्पेक्ट टू जेड, यानी कि 1 अपॉन में 8 अपॉन में 9 कर देंगे। समझ रहे हो ना, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी है। तो इस चीज को उल्टा कर देंगे तो क्या निकल के आएगा, आंसर आएगा 9/8। तो ये बात आप बहुत प्यार से समझते हो, थोड़ा सा समझने वाली बात है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ध्यान देना। जैसे क्या है यहाँ पे दिया हुआ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो वेलोसिटी के केस में करेंगे तो एक्स पहले आएगा वाई बाद में आएगा। यहाँ पे भी आपने देखा होगा कि एक्स और जेड था तो एक्स पहले आया वाई बाद में आया, इधर एन के बाद एक्स आएगा फिर जेड आएगा। क्लियर हो रही बात। इस चीज से हम लोगों ने 9/8 निकाली। फिर कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वाई पूछ रखा है, तो मीडियम वाई में अगर हमको देखना है, ध्यान दें, मीडियम वाई में अगर हम लोगों से बात करी जा रही है तो मीडियम वाई का हमको वेलोसिटी निकालना है। तो मीडियम वाई का वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, और एक्स का, तो एक्स वाई वाला केस यहाँ है, दिख रहा है एक्स वाई वाला केस यहाँ पे। तो अभी आपको पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई इक्वल टू क्या होता है, वी एक्स अपॉन में वी वाई, वी एक्स अपॉन में वी वाई, ठीक है ना। तो वी वाई इक्वल टू ये वाली चीज आ जाएगी एक्स के केस में, और स्पीड ऑफ लाइट इन एक्स दिया हुआ है इन्होंने 3 × 10⁸, फिर बल्ले बल्ले, तो वी वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 × 10⁸, और अपॉन में इसकी वैल्यू देखो क्या दिया हुआ है 2/3, क्या हो जाएगा 2/3, तो ये पलट जाएगा ना, उल्टा हो जाएगा। तो वी वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 3×3 = 9 अपॉन में 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। 2/3 जब उल्टा होगा तो क्या हो जाएगा 3×3 = 9, तो 9/2 क्या हो जाएगा बताइए, तो 9/2 हो जाएगा 4.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये बड़े प्यारे प्यारे से सवाल थे जो आपको उलझा सकते थे, इसलिए बहुत प्यार से समझाने की कोशिश की गई है कि आप लोग समझ पाए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के सवाल तो बिल्कुल ही आसान होते हैं, आप इस चीज को समझ लीजिए, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और क्या बन रहा है, तो उससे कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बन रहा है। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं फिनिश करते हैं। आशा करते हैं कि ये क्लास आपको पसंद आएगी, और जितने भी हमारे नॉलेज में इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जा सकते थे या जिस पे बेस सवाल बन सकते हैं बोर्ड में, वो सारे क्वेश्चन आपसे डिस्कस किए गए हैं।